बायो सेवर्ट लॉ। अब हमको यहाँ पे ये जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको ओस्टेड लॉ समझा दिया। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया था कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने आपको राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल समझा दिया, जिससे ये पता चल गया आपको कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। अब बच्चों, बायो सेवर्ट जी ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, उस वैल्यू को बताने के लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक वायर है, मान लीजिए ऐसा एक वायर है जिसमें एक इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, और आपको इस वायर की छोटी सी लेंथ, कितनी लेंथ? dl, इस dl लेंथ की वजह से r डिस्टेंस पर इससे, कितनी डिस्टेंस बच्चों? r डिस्टेंस पे एक पॉइंट सपोज कीजिए आपने ले लिया P। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये बायो सेवर्ट जी ने एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि अगर R और dl के बीच का एंगल थीटा है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को हम dB सपोज कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर। मीन्स करंट अगर ज़्यादा है तो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, करंट अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। दूसरा बच्चों, इन्होंने बताया dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। जो हमने छोटी सी लेंथ ऑब्जर्व की है, इस लेंथ पर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मीन्स ये पॉइंट जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा इस लेंथ से, इस लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतनी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, इन्होंने बताया कि dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा पर डिपेंड करती है। अगर इन सभी चीज़ों को मिक्स करके देखें तो क्या आएगा? फ्रॉम ऑल रिजल्ट्स वी गेट फाइनल रिजल्ट क्या? कि dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। नाउ आपको पता है कि कहीं भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है तो क्या होता है, इस साइन को हटाते समय हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। कांस्टेंट आ जाता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। जहां पे इस μ0 को हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी क्या है? परमिबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अलाउ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मटेरियल। मीन्स अगर किसी मटेरियल में परमिबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि उस मटेरियल की अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास होगी, ज़्यादा अलाउ करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि याद होगा आपको, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक का चैप्टर हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की बात की थी। तो एप्सिलॉन नॉट इसका जस्ट अपोजिट होता था। वो क्या बताता था? वो बताता था कि कितना अपोज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो परमिटिविटी होती थी। और परमिबिलिटी क्या है? कि ये बताता है कि किसी मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड कितना इजीली पास हो सकती है। ठीक है, मीन्स अगर किसी मटेरियल के लिए परमिबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इजीली अलाउ होगी, समझ लीजिए बच्चों। μ0/4 पाई एक कांस्टेंट है
और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर म्यू नॉट की यूनिट तो बता दिया आपने, डायमेंशन भी बता दीजिए। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन समझ लीजिए। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा? तो भाई न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला पहले आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या, हमको तो याद है सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात भैया, हमको भी याद है। आज mLT-2 अपान में एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर का डायमेंशन a स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? mLT-2a-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट। ठीक है, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है dB। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ये भी बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? यहां से देखिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू एम्पियर। यहां से अपान में मीटर आएगा क्योंकि dl/r² से। तो सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू एम्पियर इंटू मीटर अपान में मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। B की यूनिट क्या बचेगी हमारे पास? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बाकी देखो कैंसिल हो रहे हैं टर्म। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये B की यूनिट होती है। ठीक है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको बताना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए डायमेंशनल फार्मूले के लिए न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 फोर्स का, एम्पियर का A और मीटर स्क्वायर मीटर का L। सॉल्व करेंगे तो mt-2a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किसका है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। अच्छा, इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं बच्चों। और आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड की 4 यूनिट आपको याद रखनी है। हाँ, 4। एक तो आपने ये समझ ली, और कौन कौन सी? बी की एक यूनिट होती है बच्चों टेस्ला। टेस्ला। एक यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है ये? WB मीन्स वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर को WB से लिखते हैं। और एक इसकी CGS की यूनिट है गॉस। ठीक है, गॉस CGS यूनिट है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओहो, ये तो पूरी जानकारी हमारे पास हो गई बायो सेवर्ट लॉ से कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हम आपसे बात करते हैं, एक रिलेशन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी। परमिबिलिटी मीन्स म्यू नॉट, परमिटिविटी मीन्स एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या करना है? हमें सीखना है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। अब इतना लिखने का मूड नहीं है। कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आपको पता है, अभी अभी आपने पढ़ा है म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन पर
एम्पियर स्क्वायर होती है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछते कि 1/4πε0 की वैल्यू क्या पड़ी थी, पहले चैप्टर में पढ़ी थी सर, भूल गए। अरे ऐसे कैसे भूल गए भाई, सोचो। पता है मुझे, 9 × 10⁹ और क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मीन्स इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इस इक्वेशन को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना सिंपल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा μ0/1 4π, इधर से मिलेगा 4πε0, इधर क्या मिलेगा बच्चों 10⁻⁻7, इधर से क्या मिलेगा न्यूमेरिकल वैल्यू 1/9 × 10⁹। अब जरा यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये पहली इक्वेशन की यूनिट है, और कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है। मीन्स अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 4π से 4π नहीं रहेंगे। जब ये नहीं रहे तो क्या बचा μ0ε0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1/9 × 10⁻, देखिए 9 था, ये -7 ऊपर है, जब ये नीचे आएगा +7 बनेगा, 9 में पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी तो क्या बचेगा 16। ऊपर बच्चों क्या बचा कूलाम स्क्वायर। कूलाम को आपको पता है ना एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिखा जा सकता है कूलाम स्क्वायर को। क्यों, Q = IT, Q यूनिट होती है कूलाम, Q चार्ज होता है, IT ये इसकी यूनिट क्या होती है कूलाम, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर × सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कूलाम स्क्वायर की जगह क्या आ गया है एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, अपान में क्या है बच्चों एम्पियर स्क्वायर × मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि न्यूटन से न्यूटन गायब हो चुके हैं। अच्छा, एम्पियर से एम्पियर फिर से कैंसिल हो सकते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है μ0ε0 = 1/9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों हमने क्या किया, थोड़ी होशियारी की, इस सेकेंड स्क्वायर को ऊपर के बजाय नीचे रख दिया। जब भी चाहेंगे आपको पता है रेशनल नंबर के नीचे रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओहो हो, बहुत अच्छी बात है। अब इसका देखो थोड़ा फंडा समझते हैं। अब क्या होगा भाई 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ देखी महसूस हो रही है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स μ0ε0 = 1/c² लिखा जा सकता है। ठीक है, हाँ ये चीज क्लियर रखना बच्चों। ये सेकेंड स्क्वायर नीचे है क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर के नीचे फ्रैक्शनल नंबर होने पे उसका क्या हो सकता है, जब भी चाहे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो बच्चों μ0ε0 = 1/c² आ गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि c = 1/√में μ0ε0। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो ये बताता है कि हाँ लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट होते हैं। आगे चल के इसकी डिस्कस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में करने वाले हैं। खैर, हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर ली। तो ये रिलेशन था बच्चों μ0 और ε0 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। आप इसको कह सकते हैं
कि हम अब बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। एप्लीकेशंस क्योंकि बहुत सारे करेंगे। इसका पहला एप्लीकेशन है बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग straight wire of finite length. Magnetic field intensity due to current carrying straight wire of finite length. Finite means जिसकी लेंथ हमको पता होगी। हमको पता है कि ये 5 मीटर का है, 2 मीटर का है। वैसे फाइनाइट इनफाइनाइट और भी बहुत चीज़ों से डिपेंड करता है, हम लोग इस पे अभी डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस डायग्राम, इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डायग्राम हमेशा बड़ा बनाना है। अगर आपने डायग्राम छोटा बनाया तो हो सकता है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में कम आए। ठीक है, तो बच्चों हमने ये मान लिया है कि स्ट्रेट वायर, हमने एक स्ट्रेट वायर मान लिया और हमने सोचा कि इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, अच्छा, जब आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा? हमको बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करना है, मीन्स हमें डीएल लेंथ ले लेनी चाहिए। हमने मान लिया कि ये हमने एक डीएल लेंथ सपोज कर ली। ठीक है, लेंथ थोड़ा बड़ी लेते हैं। वैसे तो बच्चों आपको पता है कि लेंथ बहुत छोटी होती, इतनी छोटी, इनफाइनाइटली स्मॉल, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत छोटी। ठीक है बच्चों, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। बच्चों, इस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस r। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एम अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डीएल लेंथ। किसकी वजह से करने जा रहे हैं? इस डीएल छोटी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। क्या आएगी भाई? dB है। जब लेंथ छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी निकलेगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी साइन थीटा अपान r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। अब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। हमारा काम ये है कि हम वेरिएबल के नंबर कम करें अगर हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। अभी क्या है, डीएल भी मैग्नेटिक वेरिएबल है, यहाँ से यहाँ तक थीटा भी वेरिएबल है, आर भी, हर पॉइंट का अलग अलग आर निकलेगा। ओहो, तो इन सबको गायब करना है और कोई एक वेरिएबल बचाना है। बच्चों पहला काम हम ये करते हैं कि हम यहाँ से, इसको हम नाम दे देते, कुछ भी नाम दे दो बच्चों। हमने कहा कि ये मान लीजिए कि C है, ये D है, ये वायर EF है। ठीक है बच्चों, हम D पॉइंट से
पीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का ये लॉ कहता है कि अगर एक एंगल बहुत छोटा है तो ये परपेंडिकुलर दोनों को इक्वल साइड में कट कर देता है, ये इक्वल साइड अप्रॉक्स हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हैं, हमने कहा जी पॉइंट दे दिया। अब बच्चों क्या है, इन ट्रायंगल CGD, कौन सा, CGD, इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पे तो साइन थीटा अगर मैं यूज करूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बच्चों CGD में परपेंडिकुलर क्या है, DG है, हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 के सामने वाली साइड ये CD है, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू GD अपॉन CD। CD कितनी है बच्चों, DL, ये लेंथ हमने क्या सपोज कर रखी पहले से, DL। अच्छा, दिस इंडिकेट GD इज इक्वल टू DL साइन थीटा। बच्चों इन PGD ये देखिए एक आर्क जैसा बनना, क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। ऐसा ही तो कुछ होता है, रेडियस में दो रेडियस हो जाती है तो रेडियस का काम करेंगी। बच्चों इस एंगल को हम D5 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, D5, छोटा सा एंगल। जब D5 कह देंगे तो फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है, D5, आर्क कितना है, DG, रेडियस कितनी है, R। दिस इंडिकेट DG इज इक्वल टू RD5। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, 2 और 3 को देखिए जरा ध्यान से। अच्छा, ये दोनों DG हैं, बराबर हो सकते हैं। DL साइन थीटा इज इक्वल टू RD5 आएगा, ये वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो DB कितना बनेगा, ये बनेगा μ0 अपॉन 4 पाई I RD5 अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है कि इस R से इस R को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I D5 अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमको, जब इतना पता चल चुका है तो हम अब R को गायब करने का जुगाड़ सोचते हैं। इसके लिए बच्चों पॉइंट P से इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम A कह देते हैं। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, A कह दिया। जब ये डिस्टेंस A हो गई, ध्यान दीजिएगा, तो आप सोचिए अगर इस एंगल को फाई कह देते हैं तो कॉस फाई कितना आएगा। इस परपेंडिकुलर को भी नाम देना पड़ेगा, हमने कहा H। करंट को थोड़ा इधर बना लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल HDP, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, HDP, क्या आ रहा है, कॉस फाई। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, A, हाइपोटेन्यूस कितना है, R। दिस इंडिकेट R इज इक्वल टू A अपॉन कॉस फाई। ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 4। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, जगह बोर्ड में नहीं बचेगी, कोई दिक्कत नहीं, जगह बचा के भी क्या करना है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई अपान ए इंटू डी फाई। वाओ, अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसमें केवल एक वेरिएबल है, वो क्या है, फाई। ये एंगल यहां से यहां तक चेंज कर देना बस। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कभी नहीं बदलनी बेटा, कहीं भी पॉइंट होगा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहेगी। आई फिक्स मींस अब हमारे पास एक वेरिएबल है फाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, लिखेंगे सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको पता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपान ए। सर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, अरे भैया यहां से सबसे नीचे वाले पॉइंट का एंगल ले लो, कितना है फाई 1, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट का एंगल ले लो, कितना आया फाई 2। अच्छा तो टोटल एंगल कितना हो गया, फाई 1 से फाई 2। बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि आप जहां पे बैठे हैं फाई 1 उसके नीचे है और फाई 2 उसके ऊपर, मीन्स हमारी लिमिट जाएगी माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। ठीक है बच्चों, मीन्स B इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन फाई। क्या होता है, माइनस साइन फाई, सॉरी प्लस साइन फाई होता है, माइनस फाई 1 टू फाई 2। अच्छा अब आगे क्या करना है भाई, हमको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो पुट करने का तरीका होता है लिमिट। मीन्स क्या आएगा ये साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस का फाई 1। बच्चों B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 2, और साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन फाई 1। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मुझे नहीं लगता ये इतना टफ है, बस कुछ पॉइंट हैं, की पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए, और अगर वो आप भूल गए, इसके प्रोसेस को भूल गए तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमको एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानना है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देनी है। फिर हमको इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वहां से हमको साइन थीटा की वैल्यू निकाल देनी है। फिर हमको एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस का यूज कर लेना है, दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर देना है, फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, आगे सॉल्व कर लेना है। सिंपल सिंपल बातें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। बच्चों अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमको देखने हैं। पहले बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब मैं अगर इस डायग्राम को बचा रहने दूं, बाकी सब हटा दूं, ठीक है बच्चों? पूरा हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हटाने में टाइम ज़्यादा जाता है, नहीं रखेंगे टाइम को। स्टूडेंट्स अभी हमने आपको पढ़ाया कि अगर कोई वायर है जिसमें I एम्पेयर की करंट जा रही है
इस वायर से ए डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये एंगल एक तरफ का φ1 है और एक तरफ का एंगल φ2 है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या निकाला है? B = μ0/4π I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हमको करने हैं। पहला केस, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट। ओह अच्छा, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए। अब बच्चों सोचो ना, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी क्या φ1 बढ़ेगा? हाँ भाई बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर लेंथ बढ़ेगी φ2 बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि φ1 φ2 दोनों इंक्रीज करेंगे। किसके इंक्रीज होने पर? लेंथ के इंक्रीज होने पर। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई? सीधा हो जाएगी ये लाइन। मीन्स φ1 की वैल्यू कितनी? 90 एंड φ2 की वैल्यू कितनी? 90। ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो गया। इट मीन्स B बराबर कितना आएगा? μ0/4π I/A sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 मीन्स μ0/4π I/A इंटू 2, 1 + 1 मीन्स कह सकते हैं B = μ0/4π I/A इंटू 2 है तो 2 नीचे, μ0/2π I/A। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम बात करें सेकंड केस, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट एंड पॉइंट P इज एट 1 इंड। लेंथ तो इनफाइनाइट हो लेकिन पॉइंट P कहां हो? एक इंड पर हो। ऐसा कैसे होता है? ऐसा केस कब बनेगा बच्चों? मतलब ये हुआ कि एक वायर ऐसा है और उसकी लेंथ इधर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, और पॉइंट यहां पे। अब क्या होगा भैया? बच्चों देखिए, ऊपर का तो एंगल खत्म हो चुका है। ऊपर की तरफ हम φ2 मान देते तो φ2 कितना हो गया? 0, ऊपर एंगल ही नहीं। और φ1 कितना हो गया? 90। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4π I/A sin 0 प्लस sin 90। सॉल्व करेंगे तो B = μ0/4π I/A। ये इस कंडीशन का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब बच्चों अपने इस फार्मूले पर मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? और उन क्वेश्चंस को करने से आपका इस फार्मूले के प्रति पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बोर्ड में। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है? इस स्क्वायर में I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? ओहो, ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने
भाई इसको नाम दे दो PQRS। तुमको पता है ना बच्चों, नामकरण बहुत जरूरी है। नामकरण नहीं होता तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा नहीं आता हमको। तो स्टूडेंट्स, ये PQRS एक स्क्वायर है और हमको सेंटर C पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। मीन्स फाइंड B एट C। ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों आपको पता है स्क्वायर है, मीन्स सारी साइड सेम होंगी। उन्होंने बता दिया कि एवरी साइड ऑफ द स्क्वायर इज A। तो हम करें क्या? हमको एक दिख रहा है कि ये 4 फाइनाइट लेंथ के वायर है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, जब करंट इस तरीके से फ्लो होगी तो ये ऐसे जाएगी भाई, सीधी सी बात है। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी पहले देखते हैं। तो हमने राइट हैंड रूल लगाते हैं, करंट इधर, पॉइंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? अपवर्ड। यहां से भी अपवर्ड, यहां से भी अपवर्ड और यहां से भी अपवर्ड। कहने का सेंस हुआ कि सारे वायर की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, सेम डायरेक्शन के वेक्टर हमेशा ऐड होते हैं। इसका मतलब इन सब की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। बच्चों हमको अब यहां पे एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाकी 3 वायर उससे कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, सबकी उतनी होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला काम हुआ कि हमको एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बच्चों इसमें मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि चाहे जितनी साइड हो, सबके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अब देखिए हम केवल QR की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये I एम्पियर की करंट है। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए। हमेशा जब भी आपको कोई इक्वी पॉलीगन दिया गया हो, मीन्स ऐसा पॉलीगन दिया गया हो जिसकी सारी साइड क्या हो? सेम हो, तो हमेशा आप एक साइड को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डालें। अब आपको मैं बता दूं कि आपको यहां पर इस पॉइंट को एक नाम देना पड़ेगा। हमने कहा T है। ठीक है बच्चों, पहला काम होता है हमारा CT को कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ये A नहीं है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे A साइड है, ये वो वाला A नहीं है। ये क्या थी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। यहां पे परपेंडिकुलर कितनी है डिस्टेंस? CT है। ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बाई QR। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि जब भी इक्वी पॉलीगन होगा और आप सेंटर से मिलाएंगे तो हमेशा इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक, और कितने होंगे? पाई अपान नंबर ऑफ साइड। कितनी साइड है बच्चों? 4, तो पाई अपान 4। मीन्स कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको यही बात करनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? सेंटर से 2 पॉइंट को मिलाएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे और ये एंगल फटाफट पता चल गए, π/3 π/3। 10 साइड होंगी तो π/10 π/10। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है सर, समझ में आ गया। अच्छा भैया, अच्छी बात है। बच्चों हमें CT निकालना चाहिए। आपको पता है ये साइड A है तो ये वाली साइड कितनी होगी? A/2। आपको परपेंडिकुलर मालूम है इस ट्रायंगल में और बेस निकालना है। तो इन ट्रायंगल CTQ
tan π/4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स QT अपॉन बेस CT। ये तो 1 होता है, QT अपॉन CT मीन्स CT इज इक्वल टू QT आ गया, और QT की वैल्यू क्या है, A/2 है। सिंपल। बच्चों φ1 कितना दिख रहा, एंगल देखिए दोनों साइड के, तो φ1 और φ2 दोनों ही π/4 आपको दिख रहे हैं। अब ये वैल्यू यूज करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो B डैश कितना आएगा, μ0 अपॉन 4π I अपॉन CT। CT की वैल्यू बच्चों A/2। साइन φ1 मीन्स पहला एंगल कितना आया बच्चों, π/4, 45 डिग्री भी इसको हम लिख सकते हैं, मीन्स साइन π/4 प्लस साइन π/4। B डैश इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π बचेगा ना बच्चों, 2 पर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, I और ये क्या बचेगा, √2। कैसे, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 कट गया, √2। वेरी गुड बच्चों, हमको तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमको क्या निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट C B इज इक्वल टू 4B डैश। क्यों, जितनी इससे उतनी इससे उतनी इससे उतनी इससे, टोटल कितनी होगी, 4 टाइम्स। मीन्स B इज इक्वल टू 4 इंटू μ0 अपॉन 2π √2I अपॉन A। दिस इज द आंसर। आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2√2 μ0 अपॉन π I अपॉन A, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या कोई प्रॉब्लम लगी, नहीं, कितना इजी था सर, पहले कठिन लग रहा था, सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी टाइप का। हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा यूजफुल हैं जो हमने आपको सिखाए हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन का है, काफी टाइम पहले आया था। क्वेश्चन ये है, R रेडियस का एक सर्कुलर ट्रैक है, देयर इज ए ट्रैक हैविंग रेडियस R। अच्छा ठीक है भैया, हेडिंग वेडिंग हटा दो, क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे, ठीक है। R रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड। इसके अंदर कैसा पॉलीगन है, n साइड का, हैविंग करंट I, सब में करंट कितनी है, I, टिंग टिंग टिंग। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट C। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट्स, आप सारे पॉइंट की नेमिंग कर दीजिए। भाई n साइड है, n का मतलब 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, क्या करना, n करके निकालते हैं। भाई हमको एक साइड सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उस साइड की वजह से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी भाई, ओहो किधर जा रही है, इनवर्ड। तो B किधर होगा,
इनवर्ड होगा। आधी टेंशन मेरी कम हो गई क्योंकि डायरेक्शन तो पता चल गई। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालनी इसी पॉइंट पे, तो कोई एक साइड ले लो, उसकी वजह से निकाल दो। नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी कर दो नेमिंग, ठीक है। हमने कहा ए सी तो बीच में चला गया, ए डी ई एफ जी। लोग सोच रहे हैं बी कहाँ नहीं लिखा। अरे भैया बी से मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, दो बार एक ही नोटेशन यूज करेंगे तो। अब बच्चों यहाँ पे कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो एक साइड सेलेक्ट कर लो, जैसे स्क्वायर में किया था कोई भी। हमने कहा ये एफ जी की वजह से निकालेंगे, है एफ जी की वजह से। अभी उल्टा पढ़ लेते तो लोग कुछ और ही मतलब निकाल लेते, फिलहाल हम तो एफ जी बोलेंगे भाई। एफ जी से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, हमने क्या सिखाया था, जिस साइड से निकालना है उस साइड को मिला दीजिए, दोनों कॉर्नर्स एज को। अच्छा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इससे सेंटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। इस पे टिंग, सेंटर से साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही हमको पता चल गए कि ये एंगल कितने होंगे। बच्चों भी बताया था मैंने तरीका, क्या बताया था, ये एंगल कितने होते हैं, पाई अपान नंबर ऑफ साइड, मीन्स पाई अपान एन, और ये वाले भी क्या होंगे, पाई अपान एन। जब ये पाई अपान एन हो गए, हमारा काम क्या है बच्चों, हम इसको h नाम दे दें अगर, तो हमारा काम है CH को निकालना। क्यों, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर लेंथ की जरूरत पड़ती है फार्मूला यूज करने के लिए। तो B बराबर फार्मूला यहाँ यूज होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान CH, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और I अपान CH साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बच्चों CH कैसे निकल सकता है, आपको पता है ना, रेडियस आर है तो ये भी तो आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ओ बच्चों देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में, किसमें, इंटेंगल CHF क्या हो रहा है, हाइपोटेनियस आपको पता है और आपको बेस निकालना है। सिंपल, हाइपोटेनियस बेस का रिलेशन सर हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कॉस थीटा में। तो कॉस पाई अपान एन इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस पाई अपान एन इज इक्वल टू CH हमें चाहिए, CF आर रेडियस, तो CH कितना आ जाएगा, R cos पाई अपान एन, कितना आ गया, R cos पाई अपान एन, ये CH आ गया। हमको बच्चों क्या चाहिए, हमको तो वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। हमको एक बात तो पता चल रही है कि φ1 φ2 की वैल्यू क्या है, क्या है इस साइड के लिए, पाई अपान एन। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान CH की वैल्यू R cos पाई अपान एन। ठीक है बच्चों, साइन पाई अपान एन प्लस साइन पाई अपान एन, जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 साइन पाई अपान मीन्स 4 पाई I अपान R cos पाई अपान एन इंटू 2 साइन पाई अपान एन। साइन पाई अपान एन अपान कॉस पाई अपान एन, साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन। ओहो हो, मीन्स B इज इक्वल टू बन गया म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R इंटू 10 पाई अपान एन। अब बच्चों क्या करना है, अब हमको इसके बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, लिखेंगे सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू NB। क्यों, क्योंकि एक साइड कितनी आई तो N साइड की क्या आएगी, N से मल्टीप्लाई। बच्चों कितना बचेगा, इसको B डैश लिख दें, नेट को क्या फर्क पड़ता है, B नेट लिख देते हैं।
बी नेट। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपान आर 10 पाई अपान एन, ये तो 1 का हो गया, n का निकालना है तो इंटू n कर देंगे, ये हमारा आंसर है। सिंपल है बच्चों, कर सकते हैं, ठीक है।